भाषा जो मैं बोल रहा हूँ यह हिंदी भाषा है। दुनिया में 7,000 से ज़्यादा भाषाएं हैं जिनको विद्वानों ने आर्य, सेमेटिक, हेमेटिक आदि वर्गों में बांटा है। हिंदी आर्य भाषा के वर्ग में आता है। 4,000 साल पहले मध्य एशिया से भारत आए आर्य लोग आर्य भाषा बोलते थे। बाद में वह संस्कृत में बदल गई। पहले का संस्कृत वैदिक था जिससे वेद, ब्राह्मण, उपनिषद बने। उसके बाद बना लौकिक संस्कृत। इस भाषा से रामायण और महाभारत की सृजन हुई। वैदिक और लौकिक संस्कृत को प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में गिना जाता है। समय के साथ भाषा में परिवर्तन होने लगे। संस्कृत से पाली बनी, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश भाषा बने। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश को मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा कहा जाता है। आगे चलकर अपभ्रंश की एक शाखा से शौरसेनी भाषा बनी। शौरसेनी भाषा से ही हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। दोस्तों, यह पाली भाषा की बोल है जिसका विकास लगभग 500 ईसाई पूर्व से 1 ईसाई वर्ष तक माना जाता है। पाली ही भारत का प्रथम देशीय भाषा है। भगवान बुद्ध ने पाली में ही अपना उपदेश दिए थे। अशोक के समय सभी लेख पाली भाषा में ही लिखे गए थे। पाली ब्राह्मी लिपियों में लिखी जाती है। पाली में त्रिपिटकों के अलावा अट्ठकथा, मिलिंद-तपभो, दीपवंश, महावंश साहित्य भी महत्वपूर्ण है। पाली भाषा के 3 व्याकरणीय ग्रंथ उपलब्ध है: कच्चा व्याकरण, मोघलान व्याकरण, सहेलिकी व्याकरण। पाली भाषा की विशेषता देखिए। पाली हलत रहित, 3 लिंग, 2 वचन, 6 कारक, 4 काल युक्त भाषा है। ध्वनियों में रू, आई, औ स्वर नहीं है। ए, ओ ध्वनियों का विकास हुआ। श, श, स इन तीनों ऊष्मों के स्थान पर केवल स का प्रयोग हुआ है। अनुस्वार पाली में स्वतंत्र ध्वनि है। इसे निगहित कहा जाता है। संस्कृत के बाद पाली भाषा का सृजन हुआ था। इसके बाद मथुरा और उसके आसपास के प्रदेश में शौरसेनी भाषा प्रचलन में आया। यह संस्कृत से बहुत मेल खाती है। मगध यानी दक्षिणी बिहार के प्रदेश में मागधी भाषा बनी। मथुरा और मगध के बीच के प्रदेशों में अर्धमागधी भाषा बनी। इसी भाषा में महावीर ने उपदेश दिए थे। प्राचीन भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश में पैशाची भाषा रूढ़ में आया और महाराष्ट्र के प्रदेश में महाराष्ट्री भाषा का उदय हुआ। इन सभी भाषाओं को मिलाकर प्राकृत भाषा कहते हैं। यानी प्राकृत एक ही भाषा नहीं है। प्राकृत उस समय में विकसित हुई सारी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का सामान्य नाम है। इसका प्रचलन 1 ईसाई से 500 ईसाई तक था। विसर्ग यहाँ नहीं पाया जाता। संधियाँ 2 ही है: दीर्घ संधि, गुण संधि। न को न करके पढ़ी जाती है। तीनों लिंग का अस्तित्व है। 5वीं शताब्दी के पूर्व में जन्मे प्राकृत भाषाएं समय और परिवेश के साथ बदल गई, जो इस प्रकार है। शौरसेनी प्राकृत से बनी पश्चिमी हिंदी, गुर्जरी, पहाड़ी, गुजराती। अर्धमागधी से बनी पूर्वी हिंदी। मागधी से बनी बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया। पैशाची प्राकृत से बनी ब्राचड़, लहंदा, पंजाबी। महाराष्ट्र से बनी मराठी भाषा। यह सभी बदलाव 5वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक माना जाता है। इस समय में जन्मी सारी भाषाओं को मिलाकर अपभ्रंश भाषा का नाम दिया गया है। अपभ्रंश भाषाओं में कुछ भाषाओं से अनेक उच्च स्तर की साहित्य बने। कुछ उस समय की राजभाषा रही, कुछ व्यवहारिक भाषा, कुछ केवल बोलचाल की भाषा ही रह गई। कुछ भाषा आपस में मिलकर एक नई भाषा बनी। इसमें हिंदी भी एक है। कुछ भाषा आज के आधुनिक काल के भाषा में बदल गई है। उकार की उच्चार ज्यादा है। विभक्तियों के स्थान पर परसर्ग का प्रयोग हुआ है। 2 लिंग है। आज भारत में जितने भी भाषा बोली जाती है उनमें अधिकतर भाषाएं अपभ्रंश भाषाओं से ही जन्मी है। इन सभी भाषाओं का समय काल 1000 ईस्वी से आज तक माना जाता है। आधुनिक हिंदी आर्य भाषा कहा जाता है। पियर्सन द्वारा व्याकरण ये देशीय भाषाएं ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बांगरू, कन्नौजी, बुंदेली। अंतर्गत भाषाएं पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती, कश्मीरी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बाहरी भाषाएं लहंदा, सिंधी, मराठी, बिहारी, उड़िया, बंगला, आसामी। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का वर्गीकरण। मध्य देश में शौरसेनी से बनी ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बांगरू, कन्नौजी, बुंदेली, राजस्थानी, गुजराती। पूर्व में मागधी से बनी बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमी। मध्य पूर्व में अर्धमागधी से बनी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। दक्षिण में महाराष्ट्र से बनी मराठी। पश्चिमोत्तर में पैशाची और ब्राचड़ से बनी सिंधी, लहंदा, पंजाबी। इन दोनों के अलावा हरनाल ने, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वर्गीकरण किया।
स्वनिम ही भाषा का सबसे छोटा इकाई है। स्वनिम के आधार पर ध्वनि का दो वर्गीकरण किया गया है। खंड ध्वनियाँ, जिन ध्वनियों को उसके लक्षण या रूप या ध्वनि रूप के द्वारा वर्गीकृत किया सकता हो, उन ध्वनियों को खंड ध्वनियाँ कहते हैं। खंड ध्वनियों में रुकावट के आधार पर वर्गीकरण, स्वर और व्यंजन है। स्वरों का वर्गीकरण का आधार, मात्रा के आधार पर वर्गीकरण, जीभ की ऊंचाई के आधार पर वर्गीकरण, जीभ की स्थिति के आधार पर वर्गीकरण, होठ की आकृति के आधार पर वर्गीकरण, व्यंजन, स्पर्श के आधार पर वर्गीकरण, उच्चारण के स्थान के आधार पर वर्गीकरण, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण, घोषत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर वर्गीकरण। खंडेतर ध्वनियाँ यानी खंड न होने वाली ध्वनियाँ, इनको स्वतंत्रता से उच्चारित नहीं किया जा सकता। बलाघात, अनुत्थान, अनुनासिकता, संगम। हिंदी शब्द रचना, हिंदी में दो प्रकार के शब्द होते हैं, रूढ़ और यौगिक। रूढ़ वह शब्द परंपरा से प्रयुक्त होते आ रहे हैं। यौगिक दो या दो से अधिक शब्द या शब्दांश से बनने वाले शब्द है। शब्द रचना में केवल यौगिक शब्द का ही अध्ययन किया जाता है। शब्द रचना चार प्रकार की है। पहला है व्युत्पत्ति पद्धति। उपसर्ग मूल शब्द के पहले जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग है। प्रत्यय मूल शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश प्रत्यय है। संधि व समास पद्धति, दो ध्वनि या वर्णों का योग से बनने वाले शब्द संधि शब्द है। दो शब्द या पदों के मेल से बनने वाले शब्द समास है। शब्दावृत्ति पद्धति, ध्वनि का अनुकरण करने से भी नए शब्द बनते हैं, जैसे सरसर। वर्ण विपर्यय पद्धति, वर्णों या अक्षरों का उलट पुलट करने से भी नए शब्द बन जाते हैं, जैसे उंगली।